आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो कि बेसिकली दो हैं। नंबर 1 प्राइमरी एविडेंस एंड नंबर सेकंड सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस बेसिकली किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कहते हैं एंड जो रेलेवेंट आर्टिकल जो इससे डील करता है वो है आर्टिकल नंबर 73। एंड सेकेंडरी एविडेंस बेसिकली इसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपीज़, बेटर कॉपीज़ या सर्टिफाइड कॉपीज़ को कहते हैं। यानी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि ओरिजिनल हो उसे हम सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे। एंड जो रेलेवेंट आर्टिकल सेकेंडरी एविडेंस से डील करता है वो है आर्टिकल नंबर 73। तो वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे इन दोनों एविडेंस को, यानी दोनों काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को, और जो इससे रेलेवेंट आर्टिकल है इनको स्टडी करते हैं कि आया उसमें इनसे मतलब क्या डिस्कस किया गया है। So primary evidence article 73 state that primary evidence means the document itself produced for the inspection of court। यानी आर्टिकल 73 में प्राइमरी एविडेंस की क्लियर कट डेफिनेशन बता दी गई है कि प्राइमरी एविडेंस से मुराद ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बजाते खुद कोर्ट में मौजूद पेश किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी एविडेंस। यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही बेसिकली प्राइमरी एविडेंस कहलाता है। फर्दर जो इसमें 4 एक्सप्लेनेशन है जिसके अंदर हमें बताया गया है कि एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस है ही, इसके अलावा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो प्राइमरी एविडेंस की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। सो एक्सप्लेनेशन 1 स्टेट दैट वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट, ईच पार्ट इज़ अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये सिंपल बता रहा है कि जब एक डॉक्यूमेंट कई पार्ट्स में एग्जीक्यूट होता है तो अब इस सिचुएशन के अंदर इस डॉक्यूमेंट का हर पार्ट ही प्राइमरी एविडेंस कहलाता है। अब ये सेवरल पार्ट में एग्जीक्यूट होने का क्या मतलब है? ये बेसिकली ये है कि एक ही डॉक्यूमेंट है और उसको आप उसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कई दफ़ा जब ड्राफ्ट करते हो, यानी उसकी एग्जीक्यूशन कई पार्ट्स में करते हो, तो सेवरल पार्ट में एग्जीक्यूशन से मुराद है कि एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और उसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एक से ज़्यादा टाइम जो है वो ड्राफ्ट किया जा रहा है, यानी सेवरल पार्ट्स में उसकी ड्राफ्टिंग हो रही है। तो जो उसके सेवरल पार्ट्स होंगे वो अब तमाम पार्ट जो हैं वो प्राइमरी एविडेंस ही कंसीडर किए जाएंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो इस चीज़ की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कुछ पार्टीज़ के दरमियान, और नंबर ऑफ़ पार्टीज़ हैं टोटल 5, यानी ABCDE के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट होता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ड्राफ्ट किया है वो एक ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो लिहाजा वो एक ही पार्टी की पोजेशन में रह सकता है और वो सब पार्टीज़ इसको अपने पास रिटेन करना चाहती हैं। तो वो इस मसले को ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, वो इसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग करेंगे कई पार्ट्स में। यानी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक दफ़ा तो ड्राफ्ट किया हुआ है, अब ये नॉर्मल 5 पार्टीज़ हैं तो वो 5 दफ़ा ही इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, यानी सेवरल पार्ट इसके बनाएंगे। और अब हर पार्ट के ऊपर जो है वो हर पार्टी के साइन होंगे। तो और अब फिर वो हर पार्ट जिस पर सब पार्टी के साइन है वो एक एक हर पार्टी अपने पास रख लेगी। तो लिहाजा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबकी पोसेशन में आ जाएगा। और इसकी जो डॉक्यूमेंट की अब इस सिचुएशन में सेवरल पार्ट के अंदर एग्जीक्यूशन हुई है, तो इस तरह के तो इन तमाम सेवरल पार्ट्स को हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये प्राइमरी एविडेंस है। अब एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर ही मज़ीद फर्दर बताया गया है कि वेयर आ डॉक्यूमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, यानी जब एक डॉक्यूमेंट को काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट किया जाता है, देन ईच काउंटर पार्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली। ईच काउंटर पार्ट इज़ प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट। तो अब इसमें हर काउंटर पार्ट जो कि है वो एक ही पार्टी ने एग्जीक्यूट किया होगा, तो जो काउंटर पार्ट जिस पार्टी ने एग्जीक्यूट किया होगा वो जस्ट उसी के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको पता हो कि काउंटर पार्ट है क्या। काउंटर पार्ट बेसिकली डुप्लीकेट ऑफ द ओरिजिनल कहते हैं, यानी कि ओरिजिनल का जो डुप्लीकेट होता है उसे हम काउंटर पार्ट कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट कॉपी होगी, उस डुप्लीकेट कॉपी को जिस पार्टी ने साइन किया होगा वो जस्ट जिस पार्टी ने उसे साइन किया होगा यानी एग्जीक्यूट किया होगा वो उसी पार्टी के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज़ के दरमियान हुआ,
अब वो डॉक्यूमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ओरिजिनल सबके पास नहीं रह सकता, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करती है पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट पहले ड्राफ्ट किया, वो उस कॉन्ट्रैक्ट की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपीज़ करती है, 2 फ़ोटो कॉपीज़ करती है। एक फ़ोटो कॉपी के ऊपर एक तो ओरिजिनल पर साइन करती है और एक फ़ोटो कॉपी के ऊपर एक काउंटर पार्ट के ऊपर यानी कि वो साइन कर देती है, यानी उसकी एक डुप्लीकेट पर वो साइन कर देती है, और दूसरी इसी तरह ब्लैंक दूसरी पार्टी के पास इसकी एग्जांपल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, और एक पार्टी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ना वो एक डॉक्यूमेंट वो दोनों तो अपने पास ओरिजिनल नहीं रख सकती, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लगाती है, यानी काउंटर पार्ट लगाती है, और उस काउंटर पार्ट के ऊपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करेगी और जो दूसरी पार्टी है उसको वो चीज़ भेज देगी। जो दूसरी पार्टी है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर साइन करेगी और ये जो काउंटर पार्ट है इसके ऊपर इसको अपने पास रखेगी, जिसके ऊपर इस पार्टी के साइन थे जिसने इसको ये ओरिजिनल भेजा था, और अब वो साइन करने के बाद जो है ओरिजिनल वो भी एक इसके साथ काउंटर पार्ट लगाती है, उस काउंटर पार्ट पर अपने साइन कर उसे भेज देती है। तो अब जो पार्टी दूसरी है उसके पास भी इसकी डुप्लीकेट कॉपी के ऊपर साइन आ जाते हैं, तो लिहाजा इन दोनों पार्टीज़ के पास ये सबूत आ जाता है कि ये डॉक्यूमेंट हम लोग के दरमियान एग्जीक्यूट हुआ है। एक दूसरे की जो काउंटर पार्ट है इनके पास डॉक्यूमेंट का जिस पे इनके साइन है, ए के पास बी का होता है और बी के पास ए का होता है, तो लिहाजा इन दोनों के पास ये सबूत होता है एक दूसरे के ख़िलाफ़ कि हमारे दरमियान ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, और जो कि दूसरी पार्टी के साइन वाला डॉक्यूमेंट इनके पास होता है, तो लिहाजा वो प्राइमरी एविडेंस कंसीडर किया जाता है, यानी इनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही होता है एक दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ सबूत के तौर पर। इधर सिंपल ये बताया गया है कि अगर एक डॉक्यूमेंट सेवरल पार्ट में उसकी एग्जीक्यूशन हुई हो तो हर पार्ट ही प्राइमरी एविडेंस कंसीडर किया जाएगा, और जब उसकी एग्जीक्यूशन काउंटर पार्ट में हुई हो तो हर काउंटर पार्ट जिस पार्टी ने एग्जीक्यूट किया होगा साइन किया होगा सिर्फ उसके नज़दीक प्राइमरी एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने उसे साइन नहीं किया होगा उसके नज़दीक वो प्राइमरी एविडेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसके नज़दीक वो सेकेंडरी एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन 2 की तरफ, जो कि कहता है कि वेयर आर नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, यानी कि जब बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म यानी सेम प्रोसेस के तहत बनाए जाते हैं, तो वो इस सिचुएशन में क्या होगा, एज इन द केस ऑफ द प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी। अब वो यूनिफॉर्म प्रोसेस कौन से हो सकते हैं वो उन्होंने फर्दर बताया है कि लाइक फोटोग्राफी के थ्रू, लिथोग्राफी के थ्रू या प्रिंटिंग के तहत। जब ये जो यूनिफॉर्म प्रोसेस है ये नाम बताए हुए हैं कि लाइक प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी के तहत जब एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं तब क्या होगा, ईच इज़ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द रेस्ट। तो फिर इस सिचुएशन के अंदर हर एक जो है वो दूसरे बाकी जो होंगे जिनके साथ वो प्रिंट आउट हुआ है या फोटोग्राफ्ड हुआ है, लिथोग्राफ हुआ है, वो दूसरों के लिए जो है वो प्राइमरी एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने एक न्यूज़पेपर प्रिंट किया, कई ज़्यादा न्यूज़पेपर प्रिंट किए, 100 कॉपीज़ प्रिंट की। तो अब जो 100 कॉपीज़ प्रिंट हुई है उसमें से एक कॉपी जो है वो बाकी जो रेस्ट है यानी जो 99 न्यूज़पेपर हैं वो उनके लिए प्राइमरी एविडेंस ही कंसीडर किया जाएगा। बट वेयर दे आर ऑल कॉपीज़ ऑफ द कॉमन ओरिजिनल, लेकिन अगर इस तरह है कि ये जो प्रिंट आउट किया है हम लोगों ने न्यूज़पेपर, उसमें से वो उसकी साथ नहीं एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस के थ्रू जो है वो जनरेट नहीं हुए, बल्कि वो उसकी ओरिजिनल की कॉपीज़ हैं। यानी एक जो आप लोगों ने न्यूज़पेपर प्रिंट आउट किया है, आगे उसकी आप फ़ोटो कॉपीज़ निकलवा लेते हो, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल। वो जो कॉपीज़ हैं, वो जो बाकी रेस्ट है यानी कि जो 99 न्यूज़पेपर हैं, वो जो फ़ोटो कॉपी होगी इस ओरिजिनल न्यूज़पेपर की, वो उनके लिए प्राइमरी एविडेंस कंसीडर नहीं की जाएगी, वो उनके लिए सेकेंडरी एविडेंस कंसीडर की जाएगी। यानी एक्सप्लेनेशन 2 में सिंपल ये बताया गया है कि जब आप किसी एक सिंगल सेम यूनिफॉर्म प्रोसेस के तहत नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट जनरेट करते हो, तो अब वो चूँकि एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस के तहत बने होते हैं, तो लिहाजा उनमें से हर एक दूसरे के लिए प्राइमरी एविडेंस कंसीडर किया जाता है।
लेकिन जब वो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस के थ्रू नहीं जनरेट हुए होते बल्कि वो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ होते हैं, तो अब इस सिचुएशन में जो वो कॉपीज़ होती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, वो दूसरों के लिए प्राइमरी एविडेंस नहीं कंसीडर की जाएगी। अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन 3 की तरफ। एक्सप्लेनेशन 3 क्या स्टेट कर रही है? तो एक्सप्लेनेशन 3 स्टेट दैट अ प्रिंट आउट और अदर फॉर्म ऑफ आउटपुट ऑफ एन ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, a printout or other form of output of an automated information system shall not be denied the status of primary evidence solely for the reason that it was generated, sent, received or stored in electronic format if the electronic format। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप एक प्राइमरी एविडेंस यानी कोई डॉक्यूमेंट जनरेट करते हो, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हम लोगों ने किसी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू जनरेट किया और उसको जनरेट करने के बाद हम लोगों ने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया या फिर कोई दूसरा फॉर्मेट ऑफ आउटपुट निकलवा लिया, लाइक सर्टिफिकेट या बाइंडिंग कवर, नंबर 1। और सेकेंडली ये है कि आप लोगों ने कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेट किया है ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से, और उसको जनरेट करने के बाद आप किसी को सेंड करते हो वही इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, और वो उस सेंड किए हुए डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकलवाता है या कोई दूसरा फॉर्मेट ऑफ आउटपुट निकलवाता है। थर्डली ये है कि आप लोगों ने कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेट किया है किसी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, और फिर उस जनरेटेड डॉक्यूमेंट को आप किसी को सेंड करते हो और वो फिर उसको रिसीव करने के बाद उसका आउटपुट निकलवाता है, जो कि प्रिंट की सूरत में हो सकता है किसी भी फॉर्म में। एंड नंबर 4 यही कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेट करते हो और जनरेट करने के बाद जो है वो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर होता है वो आपके पास, और अब आप उसका आउटपुट निकलवाते हो प्रिंट आउट में किसी और फॉर्मेट में। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का आप प्रिंट आउट निकलवा रहे हो उसको हम लोग प्राइमरी एविडेंस ही कंसीडर करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो है ये डॉक्यूमेंट पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में था और वहाँ से ये जनरेट हुआ है, यानी ये किसी ऑटोमेटेड या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट किसी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह जनरेट, सेंड, रिसीव्ड और स्टोर्ड हुआ है। तो अब इस सिचुएशन में हम ये नहीं कहेंगे कि ये प्राइमरी एविडेंस नहीं है। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है और उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लेते हो तो वो प्रिंट आउट भी प्राइमरी एविडेंस ही कहलाता है। ये नहीं कहा जाएगा कि ये पहले इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट था यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में था, तो अब इस सिचुएशन में हम तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट वाले डॉक्यूमेंट को ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मानेंगे, इसका जो प्रिंट आउट है उसे हम नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं जो उसका प्रिंट आउट हम लोग निकलवाते हैं ना वो भी प्राइमरी एविडेंस ही कंसीडर किया जाता है, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन पूरी होनी ज़रूरी है, वो ये क्या है कि इफ़ द ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम वाज इन वर्किंग ऑर्डर, यानी जिस ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम से ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट आपने जनरेट किया है वो सही काम कर रहा था, उसमें वो ख़राब नहीं हुआ था उस टाइम at all material time, and for the purpose hereof in the absence of evidence to the contrary it shall be presumed that the automated information system was in working order at all material times। और presumption भी इसके बारे में यही कंसीडर की जाती है कि वो सही वर्किंग ऑर्डर में था, सही काम कर रहा था, जो कि प्रिजम्पशन ऑलवेज रिवर्टेबल होती है। तो लिहाजा बता रहे हैं कि अगर आप इसके खिलाफ कोई सबूत वगैरह दे देते हैं तो फिर इस सिचुएशन में नहीं कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज़ तो हम लोगों ने प्रिज्यूम करना है कि ये वर्किंग ऑर्डर में काम कर रहा था। तो लिहाजा ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू जो भी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेट किया उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की जो भी हम लोगों ने प्रिंट आउट कॉपी निकाली उस चीज़ को हम लोग प्राइमरी एविडेंस ही कंसीडर करेंगे। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे तो हमें बेटर समझ आ जाएगी, लेकिन एग्जांपल से पहले ज़रूरी है कि हमें ये ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम का आइडिया हो कि ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम किसे कहते हैं। तो ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स और टूल्स यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसफरिंग एंड स्टोरेज।
यानी जब आप लोग कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हो डेटा को एनालाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए या स्टोर करने के लिए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और ये चीज़ जो है प्रैक्टिस आजकल हम लोग अपनी हर जगह पे, हर इंडस्ट्री के अंदर, ऑलमोस्ट हर जगह पे देख रहे हैं, क्योंकि कौन सी जगह है जहाँ पर आजकल डेटा कंप्यूटर के थ्रू नहीं सेव हो रहा। पहले होता था हर काम मैनुअली, अब हर काम डिजिटली तौर पर किया जा रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो बेटर समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर पहले हमारे पास ये ऑप्शन था कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो, ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, यानी ये जो फेस्को, के इलेक्ट्रिक वगैरह, उनकी तरफ से हमारे घर ही आता था। अब हम लोग के पास ये ऑप्शन है कि हम लोग इसे घर से बैठकर भी निकाल सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर जाकर, और इनके ऑफिस से जाकर भी निकलवा सकते हैं। तो मिसाल यहाँ पर ये ले लें कि एक पर्सन है, उसने अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो वो महीने की लास्ट डेट पर, जो कि ये शो हो जाता है वेबसाइट पर, तो वो वहाँ पर जाता है उनके ऑफिस और वहाँ पर अपना बिल निकलवाता है पता करने के लिए कि उसका कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है। अब इस सिचुएशन के अंदर ये जो उसका बिल निकाला जाएगा वेबसाइट से, उनकी जो फेस्को से उसका बिल निकाला जाएगा, ये ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर के हार्डवेयर, कीबोर्ड वगैरह यूज़ होंगे, और जो वेबसाइट पर जो वो ऐड करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ होंगे। तो फिर उसके बाद उसका जो है वो बिल डिस्प्ले हो जाएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यानी ये प्रैक्टिस है, ये जो काम हुआ है, ये ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हुआ है। और फिर जो ये इसका प्रिंट आउट निकलवाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल शो होगा, वो जो प्रिंट आउट है वो एक प्राइमरी एविडेंस ही कंसीडर किया जाएगा। और उस टाइम ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये जो वेबसाइट थी इनकी, ये जो कंप्यूटर था उनका ऑफिस का, वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में था, सही काम कर रहा था। अगर किसी को एतराज़ है कि नहीं ये फैब्रिकेटेड है, फोर्ज्ड बिल है, तो अब इस सिचुएशन में उसको इसके लिए एविडेंस देना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन 4, जो कहती है प्रिंट आउट और अदर फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट अदर देन अ डॉक्यूमेंट मेंशन एक्सप्लेनेशन 3 अबव। First generated, sent, received or stored in electronic format shall be treated as primary evidence, where a security procedure was applied thereto at a time it was generated, sent, received or stored. So explanation 4 में सिंपल कहा गया है कि जब एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन 4 में ये बताया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो कि एक्सप्लेनेशन 3 में बताए गए हैं, उनके अलावा कोई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो कि इस तरह जनरेट हो रहे हैं, सेंड, रिसीव और स्टोर हो रहे हैं, कि इनको जनरेट, सेंड, रिसीव और स्टोर करने से पहले आपको एक सिक्योरिटी प्रोसीजर से गुज़रना पड़ता है। उसके बाद ही आप इन्हें जनरेट करने में, सेंड, रिसीव करने में या स्टोर करने में कामयाब होते हो। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो कि एक सिक्योरिटी प्रोसीजर को अप्लाई करने के बाद आपके जनरेट होंगे, सेंड होंगे, रिसीव और स्टोर होंगे, और फिर आप उनका प्रिंट आउट निकालोगे या अदर फॉर्मेट ऑफ रिप्रोडक्शन निकालोगे, तो वो जो प्रिंट आउट आप निकालते हो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का, वो भी प्राइमरी एविडेंस ही कंसीडर किया जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही कंसीडर किया जाएगा। इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल है वो है बार लाइसेंस एप्लीकेशन, जिससे तकरीबन हर एडवोकेट ही गुजरता है अपनी लाइफ में। जो लोग स्टूडेंट हैं उन्होंने तो ये प्रैक्टिस अभी नहीं की, लेकिन जो ये कर चुके हैं तो उन्हें इस चीज़ की बेहतर समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हम लोग जब अपना बार लाइसेंस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें पंजाब बार काउंसिल की वेबसाइट पर रजिस्टर होना पड़ता है। उसके लिए हमें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है, और आपका जो है वो फ़ोन नंबर जब आप रजिस्टर करते हो तो बेसिकली आपको एक OTP आता है। वो OTP ही एक सिक्योरिटी प्रोसीजर है, और जो आईडी और पासवर्ड आपको दिया जाता है वो भी सिक्योरिटी प्रोसीजर ही है पंजाब बार काउंसिल की साइट से, क्योंकि जो पर्सन वहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ है, जिसका वो अकाउंट है, उसे ही वो आईडी और पासवर्ड पता होगा, उसी के नंबर पे OTP आएगा। अब वो जब उस चीज़ को इंटर करके उस वेबसाइट पर इंटर होता है और वो अपनी बार लाइसेंस की एप्लीकेशन को डिजिटली तौर पर कंप्यूटर में डेटा फीड करता है, यानी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम ही हो गया ना, उधर से गुजार के वो जब बना लेता है, सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, तो वो उस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन की, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकलवाता है।
और ये प्रिंट आउट जनरेट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का उसे एक सिक्योरिटी प्रोसीजर से गुजरना पड़ा, यानी कि जो लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ओटीपी था वो उनका सिक्योरिटी प्रोसीजर था। उसके बगैर वो इसमें लॉगिन नहीं कर सकता था, इस साइट पर क्यू सहूलत जो उनका ऑफिशियल है उधर नहीं कर सकता था। तो लिहाजा अब जो इस सिक्योरिटी प्रोसीजर को अप्लाई करने के बाद जो उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की, इस बार लाइसेंस एप्लीकेशन की जो हम लोगों ने प्रिंट आउट निकलवाया है, वो प्रिंट आउट हम कंसीडर करेंगे कि वो प्राइमरी एविडेंस ही है, उसे हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही कंसीडर करेंगे, हम किसी सूरत में उसे सेकेंडरी एविडेंस नहीं कहेंगे। तो आई होप इसकी बेहतर समझ आ गई होगी। फर्दर जो इसकी इलस्ट्रेशन है इसको भी पढ़ लेते हैं। तो उसमें कहना है कि पर्सन इज शोन टू हैव बीन इन पोसेशन ऑफ अ नंबर ऑफ प्ले कार्ड, यानी एक पर्सन है उसकी पोसेशन में बहुत ज़्यादा प्ले कार्ड्स है। प्ले कार्ड्स मतलब ये जो साइन बोर्ड्स नहीं उठाए हुए होते लोगों ने के औरत मार्च के वगैरह के, या ये जब लोग स्ट्राइक कर रहे थे तो उसमें कुछ ना कुछ क्यूटेशन लिखी होती है, इसे प्ले कार्ड्स कहते हैं, साइन बोर्ड्स वगैरह। वो कह रहे हैं एक पर्सन की पोसेशन में एक से ज़्यादा नंबर ऑफ प्ले कार्ड्स हैं, ऑल प्रिंटेड एट वन टाइम फ्रॉम वन ओरिजिनल। अब जाहिर है इनको ये प्रिंट आउट फॉर्म में देने से पहले इनको डिज़ाइन किया गया है किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में पहले। तो वो कह रहे हैं कि ये कॉमन ओरिजिनल से ये लोग प्रिंट आउट हुए हैं। एंड अब इस सिचुएशन में एनी वन ऑफ द प्ले कार्ड द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ एनी अदर, अब जिनके साथ वो प्रिंट आउट हुआ है उसके लिए तो वो प्राइमरी एविडेंस ही कंसीडर किया जाएगा, बाकी सबके लिए बट नो वन ऑफ देम इज द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है उसमें वो उसके लिए वो प्राइमरी एविडेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन जिनके साथ वो एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस से प्रिंट आउट होकर आया है तो उनके लिए तो वो प्राइमरी एविडेंस ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये था आर्टिकल 73, जिसके अंदर बताया गया है कि बेसिकली प्राइमरी एविडेंस क्या है, जिसमें उन्होंने ये सिंपल क्लियर किया है कि सबसे पहले ये कि अगर एक डॉक्यूमेंट सेवरल पार्ट के अंदर एग्जीक्यूट हुआ हो तो हर पार्ट ही प्राइमरी एविडेंस कंसीडर किया जाता है। जब एक डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट के अंदर एग्जीक्यूट हुआ हो तो अब इस सिचुएशन में जिस काउंटर पार्ट को जिस पार्टी ने साइन किया होगा वो इसके लिए प्राइमरी एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। फिर उसके बाद ये है कि अगर एक डॉक्यूमेंट एक सिंगल यूनिफॉर्म प्रोसेस से लाइक प्रिंटिंग से जनरेट हुआ है तो वो जितने भी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट एक ही सेम यूनिफॉर्म प्रोसेस से जनरेट होकर आए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट एक दूसरे के लिए प्राइमरी एविडेंस कंसीडर किए जाएंगे। आगे फर्दर ये है कि जब एक डॉक्यूमेंट ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ से जनरेट किया जाता है और उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का हम लोग प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो कि ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत जनरेट किया जाता है और उसका जो प्रिंट आउट निकलवाया जाता है वो प्रिंट आउट भी प्राइमरी एविडेंस ही कंसीडर किया जाता है। लास्ट ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेट किया जाता है इस तरह के उसको जनरेट करने से पहले एक सिक्योरिटी प्रोसीजर अप्लाई होता है, उसके बगैर वो जनरेट नहीं हो सकता। तो उस चीज़ से गुजरने के बाद जब एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है और उसका प्रिंट आउट निकलवाया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट भी प्राइमरी एविडेंस ही कंसीडर किया जाता है। तो आई होप इसकी प्राइमरी एविडेंस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 74 की तरफ, जो कि डील करता है सेकेंडरी एविडेंस से। अब सेकेंडरी एविडेंस में से क्या मुराद है, सेकेंडरी एविडेंस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं वो इस आर्टिकल 74 में बताया हुआ है। तो हम इसे वन बाय वन कवर करेंगे। सो सेकेंडरी एविडेंस में शामिल है नंबर 1, यहाँ पर टोटल 5 आइटम्स डिस्कस किए गए हैं जो कि सेकेंडरी एविडेंस के अंदर फॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू कानून शहादत ऑर्डर। नंबर 1 है सर्टिफाइड कॉपीज़ गिवन अंडर द प्रोविजन हेयर आफ्टर कंटेन। नंबर 1 है सर्टिफाइड कॉपीज़, और ये आगे जो है ना आफ्टर वर्ड प्रोविजन का मतलब ये है कि जो आगे इस प्रोविजन में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कि सर्टिफाइड कॉपीज़ है क्या। इससे जो रिलेटेड आर्टिकल आपको आगे जाके मिलेगा वो है आर्टिकल 87 और आर्टिकल 88। आर्टिकल 87 में बेसिकली बताया गया कि सर्टिफाइड कॉपीज़ क्या होती हैं। यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंडिंग में बता दूँगी सर्टिफाइड कॉपीज़ वो होती हैं जिसे बाकायदा किसी पर्सन ने, जिसको अथॉरिटी होती है उसे सर्टिफाइड करने की, लाइक पब्लिक सर्वेंट, उसने उसको सर्टिफाइड किया होता है और उस पर उसकी सील होती है और डिपार्टमेंट वगैरह की स्टैम्प होती है, तो उसे हम सर्टिफाइड कॉपीज़ कहते हैं।
तो सेकेंडरी एविडेंस में सबसे पहली चीज़ जो शामिल है वो है सर्टिफाइड कॉपीज़। सेकंड है कॉपीज़ मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय अ मैकेनिकल प्रोसेस विच इन देमसेल्फ इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपीज़ एंड कॉपीज़ कंपेयर विद सच कॉपीज़। और सेकेंडली ये है कि जब आप लोग किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू कॉपीज़ जनरेट करते हो, इसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, तो उसको भी हम लोग सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे। मैकेनिकल प्रोसेस से मुराद ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइसेस के थ्रू जो है हम लोग किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो फ़ोटो कॉपीज़ जनरेट करेंगे वो भी सेकेंडरी एविडेंस कहलाएंगे। और बेहतरीन एग्जांपल है इसकी फ़ोटो कॉपीज़ जो हम लोग निकलवाते हैं। और इसी तरह वो कह रहे हैं कि ये जो कॉपीज़ इन्हीं कॉपीज़ के साथ कंपेयर करके बनाई जाएंगी, यानी उसी फ़ोटो कॉपीज़ के साथ कंपेयर करके आप अगर कोई कॉपी जनरेट करोगे तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस ही कहलाएंगे। तो लिहाजा अभी तक कौन कौन सी चीज़ आ गई है सेकेंडरी एविडेंस में? नंबर 1 सर्टिफाइड कॉपीज़, नंबर 2 फ़ोटो कॉपीज़, या वो कॉपीज़ जो आप लोगों ने किसी मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जनरेट की। दो चीज़ें आई हैं सेकेंडरी एविडेंस में, सर्टिफाइड कॉपीज़, फ़ोटो कॉपीज़। एंड नंबर 3 है कॉपीज़ मेड फ्रॉम और कंपेयर विद ओरिजिनल, यानी वो कॉपीज़ जो कि ओरिजिनल से कंपेयर करके या उसी से बनाई जाती हैं वो भी सेकेंडरी एविडेंस में आ जाती हैं, यानी कि बेटर कॉपीज़। फॉर एग्जांपल जिस तरह FIR या कंप्लेंट जो पुलिस वाले लिखते हैं पहले बाय हैंड और फिर वो जो कि रीडेबल नहीं होती तो फिर उसको बेटर दोबारा लिखा जाता है सही साफ़ सुथरा, या फिर कंप्यूटर में पे लिखा जाता है, तो वो चीज़ जो है यानी कि ओरिजिनल से जो आप लोग कॉपी किसी की कंपेयर करके बनाते हो उसी से बनाते हो तो उसे भी हम लोग सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं। तो अभी तक सेकेंडरी एविडेंस में 3 चीज़ें आई, सर्टिफाइड कॉपीज़, फ़ोटो कॉपीज़ एंड बेटर कॉपीज़। ये तीनों चीज़ें जो है सेकेंडरी एविडेंस में आती हैं। नंबर 4 है काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट इट, जो कि पहले ही आर्टिकल 73 में बता दिया गया कि जब एक काउंटर पार्ट को ऑफ द डॉक्यूमेंट को एक पार्टी साइन करती है, यानी कि एक डुप्लीकेट कॉपी है डॉक्यूमेंट की जैसे जो पार्टी से साइन करती है उसके नज़दीक तो प्राइमरी एविडेंस होता है। लेकिन जो पार्टी उस डुप्लीकेट ऑफ द डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करती, इस काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करती, उसके लिए वो सेकेंडरी एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। लास्ट है ओरल काउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज़ हिमसेल्फ सीन इट, यानी अगर एक डॉक्यूमेंट बना और उस डॉक्यूमेंट को किसी पर्सन ने बनते हुए देखा तो उसके कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट के हवाले से अगर कोई पर्सन ओरल टेस्टिमनी देता है, ओरल अकाउंट्स यानी और ज़ुबानी शहादत देगा, तो वो चीज़ भी सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में फॉल करेगी। तो ये नॉर्मली 5 आइटम्स हैं, 5 चीज़ें हैं जो कि सेकेंडरी एविडेंस कहलाती हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74। और यहाँ पर हमारा जो काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था जो कि उनका था प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, वो कंप्लीट हो जाती है।